अर्थ लास्ट डेज द इन्वेजन। अध्याय 51 लड़की ज़ोंबी। मेरिक अपने दरवाजे पर खड़ा होकर आसपास का जायजा ले रहा था। उसे पता था कि शायद उस पर नजर रखी जा रही है। परिषद के नेता तोश ने अपने आदमियों को उस पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा था क्योंकि वह फ्लीट कमांडर वोरिक का निजी पायलट था। कुछ रात पहले जो 5 लोग उससे मिलने आए थे उनसे वह घबरा गया था। वे हमेशा उस पर नजर रखते थे। उसे समझ नहीं आता था कि क्यों। यह देखते हुए कि वे परिषद के नेता तोश के साथ आए थे, उसे बस यही लगता था कि वे उस पर नजर रख रहे हैं, उसकी किसी गलती का इंतजार कर रहे हैं। दूर तक देखने पर उसे विषाक्त पदार्थों की तीखी गंध महसूस हुई। वह तुरंत समझ गया कि आसपास ही कोई ज़ॉम्बी है। उसे अभी भी एक ज़ॉम्बी को पकड़ना था ताकि वह एलिस और उसके अजन्मे बच्चे को बचा सके। अपने गुप्त संचार लिंक और एक ब्लास्टर को साथ लेकर वह विष की गंध का पीछा करते हुए निकल पड़ा। अंधेरे में छिपते हुए वह कई मकानों के समूहों के बीच से होते हुए गंध के स्रोत तक पहुंचा। गंध उसे 2 घरों के बीच ले गई। मेरिक को पक्का पता था कि ये घर उन्हीं 2 आदमियों के थे जो कुछ रात पहले उसके दरवाजे पर आए थे। वह अभी इस बारे में चिंता नहीं कर सकता था। उसे ज़ॉम्बी को पकड़कर डॉक्टर कॉल के पास ले जाना था ताकि वह अपना प्रयोग कर सके। एलिस की जान दांव पर लगी थी। एक और मोड़ मुड़ते ही उसने एक बड़ी झाड़ी के पीछे दुबका हुआ एक छोटा सा जीव देखा। ज़ॉम्बी का सिर नीचे झुका हुआ था। पतली भुजाएं पतली टांगों को थामे हुए थीं। मानो मेरिक को भांपते हुए ज़ॉम्बी ने ऊपर देखा, जिससे मेरिक चौंक गया। यह ज़ॉम्बी उसका साथी था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि ऐसा संभव है। जहां तक उसे याद था, यह पहली बार हुआ था। साथी के बंधन के कारण वह लड़की को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, वह उसे बचाने का रास्ता खोजना चाहता था। उसने उसके करीब जाने की कोशिश की। जैसे ही वह करीब पहुंचा, वह डर के मारे पीछे हट गई। यह ज़ॉम्बी का सामान्य व्यवहार नहीं था। वे हमेशा ताज़ा मांस, विशेष रूप से जीवित मांस पाकर खुश होते थे। लेकिन यह ज़ॉम्बी अलग था। मेरिक ने अपना कम्युनिकेशन लिंक निकाला और जेमी को फोन किया। जेमी, मेरे पास एक ज़ॉम्बी है, उसने धीरे से कहा, उम्मीद करते हुए कि जिन घरों के बीच वह था, उनके अंदर मौजूद लोग उसे न सुन ले। हम सुरंग के प्रवेश द्वार पर मिलेंगे। तुमने उसे अभी तक मारा तो नहीं है ना? जेमी ने पूछा। हमें परीक्षण करने के लिए उसे जिंदा रखना होगा। मेरिक खुद को रोक नहीं पाया और उसने दांत पीस लिए। उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। जो भी इसे नुकसान पहुंचाएगा, मैं उसे मार डालूंगा, उसने शांत स्वर में कहा। फिर बोला, वह हमला नहीं कर रही है। वह डरी हुई है और पीछे हट रही है। मैं उसे बचा लूंगा, लेकिन कोई और नहीं बचा पाएगा। मुझे उसके साथ जाना ही होगा। संचार लिंक की दूसरी तरफ जेमी की ओर से काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। उसने पूछा, क्या वह तुम्हारी साथी है? हालांकि यह अजीब लग सकता है, लेकिन तुमने अभी जो बताया है, उसका यही एकमात्र स्पष्टीकरण है। मुझे नहीं पता यह कैसे संभव है, लेकिन अगर कॉल उसके शरीर से विष निकाल सकता है, तो वह मेरी साथी है। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता, तो मैं उसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढना चाहता हूं, मेरिक ने जेमी से कहा, जब वह लड़की को एक झाड़ी के पीछे दुबके हुए देख रहा था। क्या आपको मदद चाहिए? उसके पीछे से एक आवाज आई। मेरिक एकदम से चौंक गया, यह अच्छा संकेत नहीं था। उसने यह देखने के लिए अपना सिर घुमाया कि किसने बात की थी। वह नेता सीरन था। अगर आपको इस बात की चिंता है तो मैं तोश को रिपोर्ट नहीं करने वाला, सीरन ने उसके पीछे से कहा। क्या आपको ज़ॉम्बी लड़की के लिए बंधन चाहिए? उसने पूछा। मैंने आपको यह कहते हुए सुना कि आपको कॉल नाम के किसी व्यक्ति के प्रयोग के लिए उसकी जरूरत है ताकि एलिस नाम की किसी और को बचाया जा सके। मेरा अनुमान है कि एलिस वही एलिस है जो वोरिक की साथी है। मेरिक ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, हाँ, ऐसा ही है, और बंधन मददगार साबित होंगे। मैं सुरंगों में नहीं जा सकता क्योंकि मैं यह नहीं जानना चाहता कि शहर कहाँ है। अगर मुझे पता चल गया, तो अगर ट्रूथ सीरम का इस्तेमाल किया गया, तो मैं उनकी लोकेशन नहीं बता पाऊंगा। मैंने यह भी सुना है कि यह लड़की तुम्हारी साथी है। मुझे नहीं पता था कि किसी का साथी विषैला भी हो सकता है, सीरन ने जोर देकर कहा। मुझे भी नहीं पता कि यह कैसे संभव है। अगर कॉल उसके शरीर से जहर निकाल सकता है, तो वह ठीक हो जाएगी। अगर वह नहीं निकाल पाता, तो मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मेरिक ने शिकायत करते हुए कहा, जब उसने देखा कि जैसे ही वह और सीरन उसके करीब आए, लड़की पीछे हट गई। लड़की ने मेरिक की ओर देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका पहले से ही पीला पड़ा चेहरा और भी पीला पड़ गया। सीरन और मेरिक दोनों को यह स्पष्ट था कि वह उनके बीच के प्रेम बंधन को महसूस कर सकती थी। कुछ देर रुकने के बाद वह सीरन से दूरी बनाए रखते हुए धीरे धीरे मेरिक के करीब आ गई। मेरिक घास पर बैठ गया, थोड़ा नीचे झुककर कम दबदबा दिखाने की कोशिश करते हुए, ताकि लड़की को ज्यादा आराम महसूस हो। लड़की ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद नहीं थी, और सीरन और मेरिक दोनों चौंक गए। लड़की उसकी गोद में चढ़ गई, अपना सिर उसकी छाती पर रखा और लगभग तुरंत सो गई। मेरिक कुछ पल तक उसे देखता रहा, उसकी धीमी सांसें सुनता रहा। उसने सावधानी से लड़की को बाहों में लिए हुए खड़ा हुआ और सुरंग के प्रवेश द्वार की ओर चलने लगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वह जाग न जाए। सुरंग के प्रवेश द्वार तक उसका पीछा करते हुए सीरन ने मेरिक की ओर देखा।
मुझे नहीं लगता कि उसे इस हालत में उनके साथ छोड़ना ठीक रहेगा। जब वह जागेगी तो वह डर जाएगी। वह घबरा सकती है और उन्हें उसे मारना पड़ेगा क्योंकि वह एक ज़ोंबी है। मेरिक तनाव में आ गया क्योंकि उसे पता था कि वह सही कह रहा है। मेरी जेब से कम्युनिकेशन लिंक निकालो और उसे मेरे मुंह के पास रखो, उसने कहा। उसकी आवाज में तनाव था। सीरन ने वही किया जो उसे कहा गया था, बटन दबाया, संचार लिंक सक्रिय किया और उसे मेरिक के मुंह के पास रखा। जेमी, 2 आंखों पर पट्टियां और इतना सामान लाओ जिससे मुझे और एक अन्य व्यक्ति को बिना रास्ता देखे रास्ता दिखाया जा सके। मैं लड़की को लेकर चलूंगा। मेरिक ने सीरन को कम्युनिकेशन लिंक बटन छोड़ने का इशारा किया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जेमी की आवाज कम्युनिकेशन लिंक से सुनाई दी। ठीक है, हम निकल रहे हैं। सीरन ने कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर दिया और उसे मेरिक की जेब में वापस रख दिया, जहां से उसने उसे लिया था। जब वे सुरंग के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तो सीरन ने आसानी से दरवाजा खोला और अंदर चला गया, फिर उसने मेरिक को भी अपना बोझ लेकर अंदर जाने दिया। मेरिक के अंदर जाते ही, सीरन ने सुरंग का दरवाजा फिर से बंद कर दिया। वे उस दल के आने का इंतजार करने लगे जो उन्हें शहर तक ले जाने वाला था। शैडिक, जैक, जेमी और कॉल उनकी ओर बढ़ रहे थे। जब उन्होंने सीरन को देखा, तो वे चौंक गए। वे जानते थे कि गुंबदों के पूरा होने के बाद सीरन परिषद के नेता तोश के साथ आया था। हमें आंखों पर पट्टी बांधने की जरूरत है। अगर हमें पता चल गया कि शहर कहाँ है, तो इससे आप सभी खतरे में पड़ सकते हैं, मेरिक ने कहा। ज़ॉम्बी लड़की बंधी हुई नहीं है, शैडिक ने बताया। उसे बंधा होना चाहिए, उसकी आवाज में एकरूपता थी। मेरिक अनजाने में फिर से तनावग्रस्त हो गया। नहीं, मैं उसे इसी तरह उठाकर रखूंगा। जब तक मैं उसके साथ हूं, वह कुछ नहीं करेगी। कॉल और जेमी ने मेरिक और सीरन की आंखों पर पट्टी बांध दी, जिससे उनकी आंखें ढक गईं, फिर उन्हें सावधानीपूर्वक शहर वापस ले गए और इस तरह से नकली मोड़ लेते रहे ताकि वे वापस जाने का रास्ता न ढूंढ सकें। शहर के गुप्त प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही उन्होंने दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया और आंखों पर बंधी पट्टियां हटा दी। चारों ओर सैकड़ों लोगों को देखकर सीरन चौंक उठा। वहां इंसानों की ही संख्या उनके जैसे लोगों की भी थी। उसे जांच की मेज पर लिटा दो, चिकित्सक कॉल ने आदेश दिया। मेरिक जांच टेबल तक गया और ज़ॉम्बी लड़की को सावधानी से नीचे रख दिया ताकि वह चौंक न जाए। टेबल से छूते ही वह जाग उठी और धीरे धीरे चारों ओर देखने लगी, फिर सबसे दूर हटकर मेरिक की ओर देखने लगी। तुम्हें उसे कसकर पकड़ना होगा ताकि वह किसी पर हमला करके उसे संक्रमित न कर दे, कॉल ने आदेश दिया और वह रक्त प्रवाह से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण लेकर आया। मेरिक ने उसे धीरे से गले लगा लिया ताकि वह हिल न सके। कॉल ने लड़की का गौर से निरीक्षण किया। ऐसा लगता है कि उसे कुछ समय पहले ही बदला गया है। उसकी आंखों में हरे रंग की झलक है और उसके नाखून गहरे हरे, लगभग काले रंग के हैं। यहां तक कि उसकी लार भी गहरे हरे रंग की है। मुझे यह अजीब लगता है कि वह इतनी डरी हुई है। वह दूसरों की तरह व्यवहार नहीं कर रही है। मेडिक कॉल ने दस्ताने पहनकर उपकरण उठाया और उसका वह सिरा लड़की की बाह में डाला जो अंदर जाना था। दर्द से लड़की कराह उठी। कॉल ने कहा, मुझे लगा था कि उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। शायद उनके बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते, मेरिक ने लड़की को गले लगाते हुए कहा। उसे पूरा भरोसा था कि वह उसे नहीं काटेगी। मशीन अपना काम कर रही थी तभी कॉल ने उस ज़ॉम्बी लड़की को ध्यान से देखा। कुछ ही क्षणों बाद उसकी सिसकियां घबराहट में बदल गईं। एलिस ने अपनी चारपाई से सिर घुमाया। बहुत दर्द हो रहा है, उसने पतली आवाज में उन्हें बताया। ऐसा लग रहा है जैसे नसों में आग दौड़ रही हो। चिकित्सक कॉल, जो अभी भी स्कैनर पर नजर रखे हुए थे, ने एलिस से कहा, मुझे माफ करना, एलिस। मैं इस दर्द के लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर यह इस बच्ची पर कारगर साबित हुआ है, तो यह तुम्हारे बच्चे पर भी कारगर होना चाहिए। अध्याय 52, विषमुक्त। सीरन ने एलिस की ओर देखा। उसे याद आया जब वे परिषद के नेता तोश के साथ पहली बार यहां आए थे। उसे याद आया कि कैसे वोरिक उसके सामने खड़ा होकर तोश का रास्ता रोक रहा था और उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। तुम बेड़ा कमांडर वोरिक की साथी हो? उसने उससे पूछा। हाँ, तुम कौन हो? उसने पूछा। उसका लहजा थोड़ा रूखा था। आजकल वह अपने दोस्तों के छोटे से समूह के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करती थी। कोई भी जासूस हो सकता था जो तोश को रिपोर्ट करता हो। मैं सीरन हूं, उसने उससे कहा, उसकी बदतमीजी को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए। वह जानता था कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। जब वह परिषद नेता तोश के साथ आया था, तब वह वहीं थी। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था कि वह जो देख रहा है उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। आपसे मिलकर खुशी हुई। चिकित्सक कॉल की जांच मेज पर लेटी ज़ोंबी लड़की से एक और तेज सिसकी की आवाज आई और फिर वह बेहोश हो गई। मेरिक एकदम सख्त हो गया और उसे अपने करीब खींच लिया, जबकि कॉल ने वायरस की जांच के लिए उसकी दोबारा जांच की। आसपास मौजूद हर कोई जो कुछ देख सकता था, सब देख रहा था। यह पहली बार था जब कोई ज़ोंबी को उनके शहर में लाया था। और यह भी पहली बार था कि ज़ोंबी ने उन पर हमला करने की कोशिश नहीं की। वायरस पूरी तरह से खत्म हो गया है, चिकित्सक कॉल ने खुशी जताते हुए कहा कि यह कारगर साबित हुआ। उनके पास एलिस और उसके बच्चे को बचाने के लिए जरूरी जानकारी थी।
वे संक्रमित अन्य लोगों को भी बचा सकते थे, लेकिन तभी जब उन्हें सुरक्षित रूप से अलग रखा जा सके। जब एलिस अपनी चारपाई पर कांपने लगी तो चिकित्सक कॉल का व्यवहार तुरंत बदल गया। हवा में जहर की गंध तेज होती जा रही थी। उस तीखी गंध के कारण कमरे में मौजूद सभी एलियंस उसकी ओर मुड़ने लगे। वह दौड़कर एलिस के पास गया और उसके रक्त से जहर को फिर से निकालने के लिए उपकरण चालू कर दिया। उसके उपचार अब अधिक बार किए जाने लगे थे। एलिस के शरीर से विषाक्त पदार्थ निकालने के बाद उसने उसके गर्भ की जांच की। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एलिस की ओर देखते हुए उसने पूछा, यह और भी दर्दनाक होने वाला है। तुम्हारा बच्चा विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए काफी बड़ा हो चुका है। क्या तुम तैयार हो? यह पूछने के बाद उसने उपकरण को उसकी नाभि के रास्ते अंदर डाला और उसे फिर से चालू कर दिया। जब उसने विषैले पदार्थ निकालना समाप्त कर दिया तो एलिस ने बस सिर हिलाया और दांत पीस लिए। मशीन के काम पूरा होने पर बीप की आवाज आने में कई मिनट लग गए। आखिरी बार उसकी जांच करते हुए चिकित्सक कॉल मुस्कुराए। आपके शिशुओं में अब कोई विषाक्त पदार्थ नहीं है। मुझे आपकी जरूरत है। रुको, तुमने क्या कहा? बच्चे? मतलब एक से ज्यादा? उसने हैरानी से उसे बीच में ही रोकते हुए पूछा। चिकित्सक कॉल ने आह भरी। तुम्हारे 2 बच्चे हैं। तुम्हें जुड़वा बच्चे होंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जब तक मुझे यह पता नहीं चल जाता कि विषाक्त पदार्थ दोबारा जमा नहीं होंगे, तब तक तुम्हें अपने पालने पर ही रहना होगा। क्या तुम समझ रही हो? एलिस कुछ कह नहीं सकी, बस धीरे से सिर हिलाया। इस नई जानकारी को पचाते हुए उसका दिमाग उथल-पुथल में था। जुड़वा बच्चे, उसे जुड़वा बच्चे होने वाले थे। उन्होंने समझाया, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि कहीं हमें उन्हें आपसे निकालना न पड़े। एक बच्चे को खोना ही काफी मुश्किल होता है। 2 बच्चों को खोना तो दिल दहला देने वाला हो सकता है। एलिस ने बस एक बार फिर सिर हिलाया। वह अभी भी इतनी सदमे में थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा था। जुड़वा बच्चे, वह जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली थी और उसके साथी को तो पता भी नहीं था कि वह गर्भवती है। फिलहाल एलिस से काम खत्म करके कॉल ने मेरिक की बाहों में मौजूद लड़की की ओर रुख किया। उसने स्कैनर से लड़की की एक आखिरी बार जांच की। वह आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ है, उसने कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसका स्वास्थ्य ही जीवित मांस की आवश्यकता को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता का एक कारण है। मेरिक की बाहों में मौजूद लड़की आखिरकार हिली डुली। मेरिक ने अपनी युवा साथी की ओर देखा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह मुस्कुराया। उसकी आंखें पन्ना जैसी हरी थीं, जो नए पॉलिश किए हुए रत्नों की तरह चमक रही थीं। जहर का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों का सफेद भाग अब हरे रंग का नहीं था। कॉल ने एक सक्शन डिवाइस की मदद से उसके मुंह से विषाक्त पदार्थों को जल्दी से साफ कर दिया। यह डिवाइस मुंह से तरल पदार्थ को सोख लेता था और साथ ही साफ पानी भी छिड़कता था। यह डिवाइस दंत चिकित्सक के क्लिनिक में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले डिवाइस जैसा ही था। सफाई पूरी होने के बाद उसने मेरिक को एक छोटा गीला तौलिया दिया ताकि वह उसका चेहरा साफ कर सके। कॉल ने मेडिकल क्लिनिक से कुछ ही दूरी पर स्थित एक खाली पलंग की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम उसे उस पलंग पर ले जाओ। मेरिक ने बच्ची को सावधानी से उठाया और उसे पकड़े हुए ही खाट की ओर चल पड़ा। वह बैठ गया और उसे अपनी गोद में ले लिया। सीरन उसके पीछे पीछे आया, लेकिन दूरी बनाए रखी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मेरिक लड़की से धीमी आवाज में फुसफुसा रहा था, जबकि सीरन पास ही खड़ा था और अपने कमरे का जायजा ले रहा था। यह सचमुच एक शहर जैसा लग रहा था। उसने देखा कि उसके जैसे कई आदमी आसपास खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। वे इंसान नहीं थे, इसलिए जरूर उनका कोई साथी यहीं कहीं होगा। जैसे उसके ख्यालों से अचानक प्रकट हुई हो, नीली आंखों वाली एक गोरी लड़की दौड़कर एक आदमी के पास आई। उसने उसे गोद में उठाया और प्यार से चूमा। उसे यह जोड़ा याद आ गया। जब वह काउंसिल लीडर तोश के साथ आया था, तब ये वही जोड़े थे जो शटल की ओर जा रहे थे। उसे उस आदमी का नाम याद आ गया। उसका नाम शादिक था। अगर उसे सही याद है तो वह दूसरे दस्ते का नेता था। शायद उसी की वजह से शहर रासायनिक विस्फोट से बच पाया था। चिकित्सक की ओर देखते हुए एक और युवती कॉल के पास आई और उसे गले लगा लिया। कॉल ने गौर किया कि गर्भावस्था के कारण लड़की का पेट फूला हुआ था। उसी की तरह की एक और महिला दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी। उसका साथी मुस्कुराते हुए उसके फूले हुए पेट को छू रहा था। वह भी गर्भवती थी। उन आदमियों में से सबसे छोटा आदमी सीरन के पास आया। वह एक नौजवान था। वह उन लोगों में से एक था जिन्होंने सुरंग के प्रवेश द्वार पर उन्हें बचाया था। उसने देखा कि सीरन अपने चारों ओर मौजूद जोड़ों को देख रहा था। अगर तुम सोच रही हो, सीरन, तो यहाँ की सारी सहेलियां गर्भवती हैं, उसने कहा। मेरी भी। मैं जेमी हूं, उसने शांत भाव से हाथ बढ़ाते हुए समझाया। सीरन ने इसे ले लिया। सीरन ने कहा, मेरिक यहां नहीं रह सकता। अगर वह रहता है तो फ्लीट कमांडर वोरिक की देखभाल करने और आपसे संवाद करने वाला कोई नहीं होगा। जेमी ने मेरिक की ओर देखा, जो अपने साथी से फुसफुसा रहा था। हाँ, मुझे पता है। वैसे अगर तुम दोनों जल्दी नहीं निकले तो तुम्हारी कमी खलेगी। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम दोनों को ट्रुथ सीरम के साथ पूछताछ के लिए ले जाया जाए। जैसा कि तुम देख रहे हो, बहुत सी जिंदगियां दांव पर लगी हैं।
सीरन ने सहमति में सिर हिलाया। उसने आखिरी बार कमरे का जायजा लिया। मेरिक मुझे ठीक से नहीं जानता, शायद तुम्हें ही उसे बताना चाहिए, उसने जेमी से कहा। जेमी ने बस कंधे उचकाए और उनके पीछे पीछे मेरिक और उसके शर्मीले साथी के पास चला गया। मेरिक, तुम दोनों को जाना होगा। बहुत देर हो चुकी है। अगर वे तुम पर नजर रख रहे थे तो उन्हें पता चल सकता है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि सुरंगों में पानी भरने के दौरान हम नहीं मरे थे, जेमी ने उसे चेतावनी दी। मैं अपने साथी को छोड़ना नहीं चाहता, उसने कहा। उसकी आवाज में तनाव था। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम सिर्फ तुमसे ही बात कर सकते हैं, जेमी ने समझाया। बस 2 मिनट और, फिर हमें तुम्हें वापस ले जाना होगा। हम उसे सुरक्षित रखेंगे, जेमी ने जाने से पहले कहा। सीरन ने मेरिक की अपने साथी से कही कुछ बातें सुन ली। वह उससे माफी मांग रहा था। उसे इस बात का अफसोस था कि उसे अभी अभी मिलने के बाद उसे छोड़कर जाना पड़ा। वह उससे उसका नाम जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रही थी। वह अपनी उन चमकीली पन्नारी आंखों से उसे देखती रही, मानो वह सम्मोहित हो गई हो। मेरिक उसके चेहरे को सहला रहा था और धीरे से कह रहा था कि जैसे ही लौटना सुरक्षित होगा, वह वापस आ जाएगा। जेमी अचानक शैडिक और एक गोरी लड़की के साथ वहां आ गया, जो शैडिक के साथी की जुड़वा जैसी लग रही थी। समय समाप्त हो गया है, हमें तुम दोनों को यहां से निकालना होगा। कॉल ने कहा है कि अगर तुम्हें और ज़ॉम्बी मिले तो उसने उनके जहर को नष्ट करने के लिए एक स्टेशन तैयार रखा है। तुम्हें हमें बताना होगा और उन्हें बांधकर रखना होगा जब तक कि वे उस लड़की जैसी न हों, उसने उस अनजान लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। मेरिक अनिच्छा से अपनी साथी को चारपाई पर अकेला छोड़कर चला गया। शैडिक की साथी उसके पास गई और उसके बगल में बैठ गई। शैडिक ने उन दोनों की आंखों पर पट्टियां बांध दीं ताकि वे सुरंग वाले शहर का रास्ता न देख सकें, फिर उन्होंने दरवाजा खोल दिया। वे उन्हें सावधानीपूर्वक सुरंग के प्रवेश द्वार तक ले गए जो बाहर गुंबद की ओर जाता था। उन्हें जल्दी जाना था ताकि उन दोनों आदमियों के लापता होने का पता न चल जाए। वे इस बारे में किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे कि वे क्यों लापता थे। प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने उनकी आंखों से पट्टियां हटा दी। शादिक ने सीरन की ओर देखा। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम तोश के साथ आए लोगों में से एक थे। अगर उसे पता चल गया कि हम सब अभी भी जिंदा हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि यह तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यह बात याद रखना, उसने सीरन से शांत स्वर में कहा। वह शहर के लोगों की रक्षा कर रहा था। इतनी रक्षा कि जो भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, वह उससे बदला लेने को तैयार था। अध्याय 53, मेरिक का रहस्यमय साथी। कैरी उस लड़की के बगल में बैठ गई जो कुछ ही क्षण पहले एक ज़ॉम्बी थी। लड़की पलंग के पिछले कोने में दीवार से टेक लगाकर सिर झुकाए बैठी थी। तुम्हारा नाम क्या है? कैरी ने उसे बोलने के लिए प्रेरित करते हुए धीरे से पूछा। लड़की न तो हिली और न ही उसने यह दिखाया कि उसने उसकी बात सुनी है। गोरी लड़की खड़ी हो गई, उसे बोलने के लिए मनाने की कोशिश छोड़ दी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूं, कैरी ने उससे कहा और फिर उसके लिए खाना लाने चली गई। लड़की ने ऊपर देखा, बस इतना कि उसे अपने आसपास का नजारा दिख जाए, और उसे जाते हुए देखती रही, फिर उसने अपना सिर नीचे कर लिया। वह पहचानी नहीं जाना चाहती थी। कमरे में इतने लोग थे कि इस बात की पूरी संभावना थी कि उनमें से कोई उसे पहचान लेगा। उसके चेहरे पर एक ऐसी खास बात थी जिससे उसकी पहचान हो सकती थी। वह चाहती थी कि उसका साथी लौट आए। वह यह नहीं समझा सकती थी कि वह उसकी ओर क्यों खींची चली जा रही थी। जब वह संक्रमित थी और किसी को न खाने की कोशिश कर रही थी, तब वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने उसे मांस खाने की भूख भुला दी थी। उसके खून से विष निकल जाने के बाद उसे अब वह भूख नहीं रही थी। वह इसके लिए आभारी थी। अपनी असलियत में किसी ऐसी चीज की चाह रखना जो वह नहीं चाहती थी, उसके लिए एक तरह की यातना थी। उसने महीनों तक जीवित मांस खाने की इच्छा को दबा रखा था। वह इसमें सफल रही और संक्रमण के पूरे समय में उसने कभी मांस नहीं खाया। शायद वह इस ग्रह पर इकलौती ज़ोंबी थी जो ऐसा कह सकती थी। दर्द कम होने और शरीर से विषैले पदार्थ निकल जाने के बाद उसके साथी ने उसे खाट पर लिटाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। उसने उसे बताया कि वह उसकी साथी है। उसने साथी के बंधन के बारे में समझाया और अपना नाम बताया। उसका नाम मेरिक था। उसे उसका नाम अच्छा लगा। उसने उस युवा व्यक्ति की बातें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब एक भ्रष्ट नेता से लड़ रहे हों। उनमें से एक लड़की, जिसे वे एलिस कहते थे, किसी अन्य नेता से विवाहित थी। उसे अभी पता नहीं था। उसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ और देर तक सुनना होगा। जब तक वे उसके जूते छीनने की कोशिश नहीं करते, तब तक वह सुरक्षित रहेगी। उसके जूते खास तौर पर बनवाए गए थे। वह उन्हें खोना नहीं चाहती थी। अनजाने में ही उसकी उंगलियां उस छिपी हुई जेब पर फिर गईं जिसमें उसका तेज धार वाला हथियार रखा था। दूसरी तरफ भी वैसा ही एक हथियार था। अगर कोई जीव उसे दोबारा अपने वश में करने या खाने की कोशिश करता, तो उसे अपने हथियारों की जरूरत पड़ती। वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। जब वह अपने आसपास हो रही बातचीत सुन रही थी, तो उसने सुना कि लोग उन्हें ज़ोंबी कह रहे थे। सुनहरे बालों वाली लड़की मांस और पनीर से भरी एक थाली लेकर लौटी। थाली को देखकर उसे घिन आ रही थी।
वह मांस या दूध से बने खाद्य पदार्थ नहीं खाती थी और उसकी थाली में बस यही सब था। अनजाने में ही वह थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन यह बात मुश्किल से ही किसी को पता चली। सुनहरे बालों वाली लड़की ने प्लेट उसके सामने रख दी और उसे पास खींच लिया। सुनहरे बालों वाली लड़की ने विनती करते हुए कहा, तुम्हें कुछ खाना चाहिए। उसकी आवाज कोमल और ममतामयी थी। लड़की समझ गई कि सुनहरे बालों वाली लड़की उसकी बहन की ही उम्र की है। अपनी आंखों को छुपाने की कोशिश करते हुए लड़की ने खाने की थाली पर अपनी पन्नारी आंखों को सिकोड़ा और धीरे से थाली को दूर धकेल दिया, क्योंकि वह उसे अपने पास नहीं रखना चाहती थी। अगर थाली वहां ज्यादा देर तक रही तो उसे उल्टी हो जाएगी। एक और लड़की, जो एक परदेसी थी, सुनहरे बालों वाली लड़की के पास आई। उसके हाथ में मुट्ठी भर फल थे। इनमें से एक लो, उसने हाथ बढ़ाते हुए फल देते हुए पूछा। लड़की ने उसे उठाया और धीरे से एक टुकड़ा खाया। फल मीठा और रसीला था। ऐसा फल उसने धरती पर कभी नहीं खाया था। यह जरूर किसी दूसरे ग्रह से लाया गया होगा। उसे फलों की बहुत याद आ रही थी। आक्रमण के बाद उसे मेवे के पेड़ और वीरान बगीचे तो मिले, लेकिन फलों के पेड़ों या बेर की झाड़ियों पर कुछ भी नहीं था। आक्रमण से पहले उसने जंगल में रहने के तरीके सीखे थे, इसलिए उसे पता था कि कौन से पौधे खाने योग्य हैं और कौन से नहीं। अब तक वह भाग्यशाली रही थी, गलती से भी उसने कोई जहरीला पौधा नहीं खाया था। उसे चावल और दालें भी पसंद थीं, लेकिन वे आसानी से नहीं मिलती थीं। पराई लड़की उसे फल खाते हुए देख रही थी। क्या उसे वह नहीं चाहिए जो तुम उसके लिए लाई हो? उसने सुनहरे बालों वाली लड़की से पूछा। उसकी आवाज में चिंता झलक रही थी। नहीं, मुझे लगता है कि ज़ोंबी बनने के बाद वह कम से कम मांस खाने का मौका तो जरूर लपक लेगी, गोरी लड़की ने कहा। चिकित्सक अचानक प्रकट हुआ, मानो कहीं से आ गया हो। कम से कम उसे तो यही लगा कि वह लंबा चौड़ा अजनबी था जिसने उसके खून से विषाक्त पदार्थ निकाले थे। उसके हाथ में एक छोटा सा उपकरण था जिसे वह उसके शरीर पर घुमा रहा था। अभी तक कोई जहरीले पदार्थ नहीं मिले, उसने कहा। उसकी आवाज में मुस्कान झलक रही थी। उसे इस बात की खुशी थी कि उसका प्रयास सफल रहा। क्या हमें उसका नाम पता चला? उसने पूछा। सुनहरे बालों वाली लड़की ने सिर हिलाया और अभी भी उस लड़की को घूर रही थी। उसने अभी तक कुछ नहीं बोला है। उसने मेरिक से भी बात नहीं की। ज़ॉम्बी बनना उसके लिए अच्छा नहीं रहा होगा, शायद वो बोल नहीं सकती, एक और इंसान ने कहा जिसने उस चिकित्सक को गले लगा रखा था। खाट पर लेटी हुई वह महिला देख सकती थी कि उसका पेट काफी फूला हुआ था, मानो किसी भी पल बच्चा बाहर आने वाला हो। जिस परग्रही ने उसे फल दिए थे वह गायब हो गया और कुछ मिनट बाद फलों और सब्जियों से भरी एक थाली लेकर फिर से प्रकट हुआ। प्लेट से कुछ ताजी सब्जियां निकालकर पन्ना जैसी हरी आंखों वाली लड़की धीरे धीरे खाने लगी, स्वाद का आनंद लेते हुए। उसे यह परदेसी महिला अच्छी लगी। वह इतनी समझदार थी कि जानती थी कि जानवरों से बने उत्पादों को हाथ नहीं लगाया जाएगा। उसे अपना लाया हुआ खाना खाते देख परदेसी महिला मुस्कुराई। लड़की अपनी चारपाई पर बैठी रही, सिर झुकाए, ताकि कोई उसका चेहरा न देख सके। उसे डर था कि कमरे में कोई उसे पहचान लेगा। वह वहां से निकलकर मेरिक को ढूंढना चाहती थी, लेकिन अगर वह ऐसा करती तो मेरिक गुस्सा हो जाता, इसलिए वह वहीं रुकी रही। मेरिक ने उससे कहा था कि जब हालात सुरक्षित होंगे तो वह उसे लेने वापस आएगा। उसे उम्मीद थी कि ऐसा जल्द ही होगा। वह जहां भी थी घुटन महसूस कर रही थी। लड़की ने सब कुछ ध्यान से सुना। जब आप चुप रहते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो लोग और अजनबी मानो आपके सामने बातें करते हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि आप सुन रहे हैं या वह वैसी नहीं है जैसी दिखती है। आसपास सुनाई देने वाली हर बात को ध्यान से सुनते हुए उसने पाया कि यह मनुष्यों का एक समूह था, जिनमें से कुछ के साथ ही परग्रही थे। वे परग्रहियों के नेता से छिप रहे थे, जिसे वे परिषद नेता तोष कहते थे। कमरे में मौजूद एक लड़की, जिसका नाम एलिस था, बेड़े के कमांडर की सहायक थी। उसे यह भी पता चला कि गुंबदनुमा शहर में सुरंग के प्रवेश द्वार के आसपास बने घरों में कई परदेसी रहते थे। उन्हें रणनीतिक रूप से इस तरह रखा गया था ताकि वे सुरंग पर नजर रख सकें और छिपे हुए बंकर को छुपाए रख सकें। हम्मा, तो मैं एक छिपे हुए बंकर में हूं, उसने सोचा। उसने यह भी सुना कि वे इस बात को लेकर हैरान थे कि वह गुंबद के अंदर कैसे पहुंची। वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या वह गुंबद बनने से पहले ही अंदर छिपी हुई थी या रासायनिक बाढ़ के दौरान सुरंगों से भाग निकली थी। उसे इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन यह कुछ बुरा लग रहा था। अगर उन्हें पहले से चेतावनी न मिली होती तो वे सब मर चुके होते। वह इन सुरंगों में कभी नहीं गई थी। आक्रमण शुरू होने के समय भी नहीं। वह गुंबद के रास्ते आई थी। गुंबद उतना सुरक्षित नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। शहर में प्रवेश करना आश्चर्यजनक रूप से आसान था। उसे खुशी थी कि वे सब मरे नहीं थे, वरना वह अभी भी ज़ोंबी होती। जब उसके साथी और उसके पीछे आए आदमी ने उसे पहली बार देखा तो उन्हें लगा कि वह डरपोक है, लेकिन वह बिल्कुल भी डरपोक नहीं थी। उस समय वह उन्हें खाने की अपनी तीव्र इच्छा से जूझ रही थी। यह एक ऐसी प्रबल इच्छा थी जिससे वह हर पल लड़ती थी जब भी उसे जीवित मानव मांस की गंध आती थी। अगर इंसान न होते तो वह परग्रहियों को खाने के लिए तरसती। आक्रमण से पहले वह शाकाहारी थी। वह जीवन भर शाकाहारी रही थी। उसके माता पिता ने उसे इसी तरह पाला पोसा था।
शायद यही कारण था कि वह मानव मांस खाने की लालसा को काबू में रख पाई। मांस खाने का ख्याल ही उसे घृणास्पद लगता था। उसने मांस खाने की तीव्र इच्छा और उसके होठों को छूने के विचार से उत्पन्न घृणा दोनों से संघर्ष किया था। उसे यह याद करके कंपी छूट गई। उस छोटे समूह ने उसे कांपते हुए देखा। उनमें से एक कंबल लेकर आया और उसे ओढ़ा दिया, यह सोचकर कि उसे ठंड लग रही है। लेकिन उसे ठंड नहीं लग रही थी। जब उन्होंने उसे उसके चारों ओर लपेटा तो वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पाई। उन्हें यह जताते रहना था कि वह एक डरपोक छोटी बच्ची है जो ज़ोंबी बनने के सदमे से ग्रस्त है। समूह के लोग परग्रही नेता और उसके आदमियों तथा गुप्त सुरंग शहर के बीच की स्थिति पर चर्चा करते रहे। लड़की सब कुछ ध्यान से सुन रही थी, मानो सब कुछ समझ रही हो। वह सब कुछ जानना चाहती थी। जब एक आदमी ने उसे घूर कर देखा तो वह सहम गई। यह जानी पहचानी लग रही है। मैंने इसे पहले कहाँ देखा है? उसने पूछा। धत तेरे की, उसने मन ही मन फुसफुसाया। उम्मीद है उसे पता न चले कि मैं कौन हूं। अध्याय 54 निष्फल खोज। मेरिक शटल के दरवाजे पर खड़ा फ्लीट कमांडर वोरिक का इंतजार कर रहा था। उसे किसी भी तरह वोरिक को यह बताना था कि एलिस सुरक्षित है और जुड़वां बच्चों को जन्म देने वाली है। जब उसने देखा कि सेपायलट ठीक उसके पीछे है तो उसकी भौहें तन गईं। उसे वह छोटा जासूस बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी उन्हें कुछ काम होता या कोई बात करनी होती, वह बेवजह उनके पीछे पीछे घूमता रहता था। कम से कम अब उसे उसका नाम तो पता चल गया था। सेपायलट रेन, तुम्हें आलस छोड़कर शटल को उड़ान भरने के लिए तैयार करने में मदद करनी होगी। मेरे पास पूरा दिन नहीं है, मेरिक ने युवा सेपायलट पर गुर्राते हुए कहा। जी सर, रेन ने कहा और फिर अपना काम खत्म करने के लिए जल्दी से जुट गया। पायलट मेरिक, फ्लीट कमांडर वोरिक ने कहा। मेरिक ने सम्मान का भाव प्रदर्शित किया। उन्होंने औपचारिक रूप से कहा, जी हां, फ्लीट कमांडर वोरिक। लगता है हमें शहर में फिर से ज़ॉम्बी की तलाश करनी होगी। पिछली रात उन्हें देखा गया था। जब हम सतह पर पहुंचेंगे तो मुझे उस इलाके में रहने वाले लोगों से बात करनी होगी जहां ज़ॉम्बी देखे जाने की सूचना मिली है। तुम मेरे साथ चलोगे? मेरिक ने दांत पीस लिए। सीरन ने ही इसकी सूचना दी होगी। वही तो अपने साथी के बारे में जानता था। उस रात उस इलाके में कोई और ज़ॉम्बी नहीं हो सकता था। सिर्फ उसी की गंध उसे आई थी। जी हाँ सर, मेरिक गुस्से से बोला। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि सीरन ने उस लड़की के बारे में जरूर बताया होगा जो उन्हें पिछली रात मिली थी, वह ज़ॉम्बी लड़की जो उसकी साथी निकली थी। फ्लीट कमांडर वोरिक ने मेरिक को गौर से देखा। क्या कोई समस्या है, पायलट मेरिक? उन्होंने कठोर स्वर में पूछा। जी नहीं, महोदय, उसने अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करते हुए कहा और पायलट की कुर्सी की ओर बढ़ा। मुझे नहीं लगता कि ज़ॉम्बी गुंबद के अंदर आ सकते हैं, महोदय। सुरंगें खाली हैं। किसी के होने की कोई खबर नहीं है। सुरंग प्रणाली के प्रवेश द्वार के पास भी कोई नहीं। पिछली बार की तरह आज का दिन भी बेकार जाएगा, मेरिक ने फ्लीट कमांडर से कहा। फ्लीट कमांडर वोरिक ने अपने पायलट की ओर देखा, उनके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। और फिर भी तुम अपने आदेशों का पालन करोगे, चाहे इसमें समय बर्बाद हो या नहीं। मेरिक ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए बोला, जी कमांडर वोरिक, जी। हमेशा की तरह वोरिक से पायलट की सीट पर बैठे थे जबकि मेरिक शटल को सतह पर उतारने के लिए उड़ा रहे थे। इस बार उड़ान के दौरान उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, यहां तक कि आदेश देने या से पायलट के फायदे के लिए कुछ भी कहने के लिए भी नहीं। क्या मुझे भी आपके साथ चलना होगा, महोदय? रेन ने फ्लीट कमांडर वोरिक से पूछा। बेड़े के कमांडर वोरिक अपनी सीट पर घूमे और सहपायलट की ओर देखा। सहपायलट रेन, किस लिए? क्या तुम्हें मेरे साथ ज़ॉम्बीज की इस बेकार खोज में आना ही है? तुम्हें पता नहीं कि क्या खोजना है। अगर कोई ज़ॉम्बी दिख भी गया तो तुम उससे लड़ नहीं पाओगे। तो फिर हमारे साथ आने का तुम्हारा क्या मकसद है? वोरिक ने गुस्से में कहा। युवा सहपायलट ने घबराकर कहा, नहीं महोदय, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। शटल उतर गई। कमांडर वोरिक ने अपने शरीर को कवच और हथियारों से ढक लिया ताकि वह उन ज़ॉम्बियों से लड़ने के लिए तैयार हो सके जिनके अस्तित्व पर उसे विश्वास ही नहीं था। उसने मन ही मन सोचा कि चाहे जरूरत हो या न हो, वह लड़ने के लिए तैयार रहना चाहता है। अगर किसी भी परिस्थिति में गुंबद के अंदर उनका सामना ज़ॉम्बियों से हो जाता तो वह अपने लोगों और खुद की रक्षा करने में सक्षम होना चाहता था। कमांडर वोरिक, काउंसिल लीडर तोश पर गुस्सा था और मेरिक को भी कुछ परेशान कर रहा था। उसका बदमाश को पायलट रेन फिर से उसके पीछे जाना चाहता था। उसे लग रहा था जैसे वह हर बात पर अपना आपा खो रहा हो। एक बार जब कमांडर वोरिक चमकदार काले कवच और हथियारों से लैस हो गए तो वे शटल से बाहर निकल गए और पायलट मेरिक उनके साथ चलने के लिए तेजी से आगे बढ़े। शटल की आवाज से दूर जाते ही जब मेरिक फ्लीट कमांडर वोरिक के पीछे पीछे चल रहा था तो उसने पूछा, सर, क्या यह एक और चाल है या वास्तव में कोई शिकायतें थीं? वोरिक को महसूस हुआ कि उसके पायलट की आवाज में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन वह उसे छिपाने की कोशिश कर रहा था। क्या रेन हमारा पीछा कर रहा है? वोरिक ने बिना उसकी ओर देखे फुसफुसाते हुए पूछा। यहां तक कि मेरिक को भी उसकी बात ठीक से सुनाई नहीं दी। मुझे वो दिख नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां नहीं है, मेरिक ने उससे कहा। जिस पहले घर में वे गए वो काउंसिल लीडर तोश के आदमियों में से एक का घर था।
इतना ही नहीं, ये उन्हीं लोगों में से एक का घर था जिन्होंने मेरिक से संपर्क किया था। मेरिक ने कमांडर वोरिक के लिए दरवाजा खटखटाया। दरवाजा आसानी से खुल गया। दरवाजा खोलने वाले व्यक्ति ने मेरिक को देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। फिर उसने फ्लीट कमांडर वोरिक की ओर देखा। बोलने से पहले उसने सम्मान का एक छोटा सा इशारा किया। सर, उसने पूछा। कमांडर वोरिक ने उस आदमी को देखा। वह तुरंत समझ गया कि यह तोश के आदमियों में से एक है। इस इलाके में ज़ॉम्बी होने की खबर मिली है। मैं आपको बता रहा हूं कि और ज़ॉम्बी पर नजर रखें। अगर आपको कोई भी ज़ॉम्बी दिखे तो तुरंत सूचना दें, उसने शांत स्वर में कहा। क्या आपने इस इलाके में ज़ॉम्बी होने का कोई सबूत देखा है? जी नहीं, महोदय, उस व्यक्ति ने कहा। दरवाजा बंद होते ही वह अगले घर में चला गया। मेरिक ने महसूस किया कि उस इलाके के सभी घरों में वही शर्मीली युवती और वे सभी पुरुष थे जिन्होंने उससे संपर्क किया था। सिर्फ एक नहीं, बल्कि सभी। मेरिक को शक हुआ कि उससे संपर्क करने वाले समूह को किसी ने देख लिया था और तोश उन्हें परखने की कोशिश कर रहा था। जब वे एक और घर में गए तो दरवाजा खुलते ही सीरन सामने खड़ा था। सीरन ने उसे देखते ही बस इतना कहा, क्या कोई समस्या है, महोदय? कमांडर वोरिक सख्त हो गया। वह तोश के सभी आदमियों से नफरत करता था। वोरिक ने शांत स्वर में कहा, इलाके में ज़ॉम्बी होने की खबर मिली है। मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि अगर आप किसी को देखें तो तुरंत सूचना दें। मुझे यह भी जानना है कि क्या आपने किसी को देखा है? सीरन ने उनके पीछे नजर घुमाई। उसने देखा कि सहपायलट एक इमारत के पीछे छिपा हुआ उन्हें देख रहा है। क्या तुम्हारा सहपायलट हमेशा इसी तरह तुम्हारा पीछा करता है? उसने सहपायलट की ओर देखते हुए जोर से पूछा। वोरिक और मेरिक ने भी उसी ओर देखा जहां सीरन देख रहा था। सहपायलट सीधा खड़ा हो गया, लेकिन जहां वह छिपा था वहां से हिला नहीं। तुम बाहर आ ही जाओ, कमांडर वोरिक गुस्से से बोला। यह छोटा बदमाश उसका दिन पहले से भी बदतर बना रहा था। रेन इमारत के पीछे से आया और उनके पास चला गया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे पकड़े जा चुके हैं। सीरन ने कमांडर वोरिक की ओर देखा। किसी ने भी ज़ॉम्बी नहीं देखे हैं, महोदय। मुझे नहीं पता कि वे उन्हें खोजने के लिए बार बार गार्ड क्यों भेज रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई भी नहीं दिखा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि किसने एक ज़ॉम्बी देखा है? उसने कमांडर वोरिक से पूछा। वोरिक ने सीरन का अध्ययन किया। मुझे यह नहीं बताया गया कि इसकी सूचना किसने दी। खैर, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि सावधान रहें और इलाके में मौजूद ज़ॉम्बी पर नजर रखें। जी सर, सीरन ने कहा। कमांडर वोरिक हर घर में गए। हर घर से एक ही जवाब मिला। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने इलाके में ज़ॉम्बी देखे होने की बात कही हो। अगर कोई रिपोर्ट गुंबद के इस हिस्से से आई भी थी तो वह इलाके में रहने वालों में से किसी ने नहीं दी थी। सीमा रक्षकों को बुलाओ और उनसे कहो कि वे गुंबद के आसपास के अपने क्षेत्र की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई उल्लंघन न हो। और एक वाहन ढूंढो, हमें खुद जांच करने के लिए गुंबद की परिधि का चक्कर लगाना होगा, वोरिक चिल्लाया। पायलट मेरिक ने सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए कहा, जी सर। फिर वह एक वाहन ढूंढने और गुंबद के सीमा रक्षकों को सूचित करने के लिए दौड़ पड़ा। पायलट मेरिक के नजर से ओझल होते ही वोरिक ने कोबरा की तरह रेन की गर्दन पर अपना हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे जोर से दबा दिया। ऑक्सीजन की कमी से युवा सहपायलट का चेहरा लाल पड़ रहा था। तुम आदेशों का पालन करोगे, वरना तुम्हें बदल दिया जाएगा। अगर तुमने फिर से मेरे आदेशों का उल्लंघन किया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा और तुम्हारा पदावंती कर दूंगा। समझे? वोरिक गुस्से से फुफकारा। उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी और वह युवा सहपायलट को घूर रहा था। जी सर, रेन ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश करते हुए। वोरिक ने धीरे धीरे युवा सहपायलट पर अपनी पकड़ ढीली कर दी, जो घुटनों के बल गिर पड़ा और अपना गला पकड़कर हांफने लगा। जैसे ही वह दोबारा उठने की कोशिश कर रहा था, मेरिक एक गाड़ी में वहां आ पहुंचा। मेरिक ने संघर्षरत सहपायलट पर एक नजर डाली। उसे उस युवक की दुर्दशा की कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार यह सब उसने खुद ही किया था। सर, मैंने सीमा रक्षकों को संभावित उल्लंघन के बारे में सूचित कर दिया है। उन्हें पता है कि हम गुंबद की सीमा का भी पालन करेंगे, सर, उसने औपचारिक लहजे में कहा। वोरिक गाड़ी में बैठ गया और मेरिक के वापस आने का इंतजार करने लगा ताकि वह उन्हें चारों ओर घुमा सके। रेन ने अंदर जाने की कोशिश की। जहाज पर वापस जाओ और उसे वापसी के लिए तैयार करो। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, वोरिक चिल्लाया। उन्हें जाते हुए देखकर रेन के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वे गुंबद के चारों ओर धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे, किसी घुसपैठ की तलाश में, और बीच बीच में रुककर हर हिस्से के सीमा रक्षक से बात कर रहे थे। बोलने से पहले मेरिक ने यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि सहपायलट उनका पीछा तो नहीं कर रहा है। मेरिक ने फुसफुसाते हुए कहा, 2 रात पहले एक ज़ॉम्बी थी। एक जवान लड़की। कॉल को उस पर कुछ परीक्षण करने थे। मुझे नहीं पता कि किसने देखा या यह महज एक संयोग था, लेकिन एलिस और उसके जुड़वा बच्चों को बचाने के लिए एक प्रक्रिया की पुष्टि करने की जिम्मेदारी उसी लड़की की थी। अध्याय 55, एक दुर्लभ निजी बातचीत। फ्लीट कमांडर वोरिक जम गया, फिर उसने हैरानी से मेरिक की ओर देखा। तुमने क्या कहा? मेरिक ने धीमी आवाज में बात की। उसे नहीं पता था कि कोई छिपकर उनकी बातचीत सुन रहा है या नहीं।
जब से मुझे पता चला है, मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे पास पहुंचने की कोशिश करता हूं, तो टॉश के आदमी तुम्हारा पीछा कर रहे होते हैं। सुरंगों वाला शहर और उसकी आबादी रासायनिक विस्फोट से बच गई। शेडिक को पता था कि क्या करना है। जब तुमने मुझे घर खाली करने का आदेश दिया, तो अपने आदेश का पालन करते हुए मैंने जेमी को फोन करके चेतावनी दी और वह शेडिक के पास गया। वे सब ठीक हैं, वह चौंक गया। वे सब ठीक हैं। कमांडर वोरिक ने हैरानी से मेरिक की ओर देखा। यह जानकर उनका दिल हल्का हो गया कि वे सभी लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने सोचा था कि रासायनिक विस्फोट से वे सभी मारे गए होंगे। सदमे के कारण वे कुछ बोल नहीं पाए। वे बस मेरिक को देखते रहे और आगे की जानकारी का इंतजार करते रहे। मेरिक ने आसपास के इलाके में किसी के सुनने के संकेतों की तलाश करते हुए अपनी बात जारी रखी। जब एलिस सुरंगों में गई, तो एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। ज़ॉम्बी ने उसके पैर पर काट लिया। चिकित्सक कॉल ने उसकी चोट का इलाज किया और हर कुछ घंटों में उसके खून से जहरीले पदार्थ निकाल रहे हैं ताकि वह ज़ॉम्बी न बन जाए। जब कॉल ने उसकी जांच की, तो वह गर्भवती थी। उन्होंने कहा कि भ्रूण इतना छोटा था कि जहरीले पदार्थ निकालना संभव नहीं था। मेरिक ने अपनी बात जारी रखी। कई बार विषैले पदार्थ निकालने के बाद उन्हें पता चला कि भ्रूण एक ज़ॉम्बी है और वह एलिस को संक्रमित कर रहा है, उसे बदलने की कोशिश कर रहा है। पिछली रात मैंने उस इलाके में एक युवा महिला ज़ॉम्बी को देखा जहां हमने आज तलाशी ली थी। जब मैंने उसे देखा, तो वह मेरी साथी थी। उसने मुझे काटा नहीं। वह डरी हुई और सहमी हुई लग रही थी। मैं उसे सुरंगों में ले गया। कॉल ने उसके खून से विषैले पदार्थ निकाले, अब वह एक सामान्य इंसान है। चिकित्सक कॉल ने उस जानकारी का उपयोग करके एलिस के भ्रूण से विषैले पदार्थ निकाले। तभी कॉल ने उसे बताया कि उसके जुड़वां बच्चे ठीक होंगे। एलिस को विषैले पदार्थों से ठीक करने के बाद ही हमें पता चला कि वे जुड़वां बच्चे हैं। फ्लीट कमांडर वोरिक का चेहरा पीला पड़ गया। काश मुझे पहले पता होता। हम आपको बता नहीं सकते थे। आपके साथ हमेशा तोश के आदमी थे। अगर उन्हें पता चल जाता कि सुरंग वाले शहर में लोग सुरक्षित हैं, तो वे उनके साथ कुछ और ही करते। शायद कुछ और भी बुरा, मेरिक ने कहा। मुझे भी चिंता है। आप अकेले नहीं हैं जो अपने साथी से बिछड़े हैं। मेरा साथी भी वही नीचे है, मेरिक ने उससे कहा। कमांडर वोरिक ने इसके अलावा कुछ नहीं सुना। उसने सिर्फ इतना सुना कि एलिस सुरक्षित है। एलिस सुरक्षित है? उसने पूछा। उसका मन इसकी पुष्टि चाहता था। उसने सोचा था कि आग लगने से उसकी मौत हो गई होगी। अब उसे पता चल रहा था कि वह हमेशा गलत था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह सपना तो नहीं देख रहा है और कहीं ऐसा न हो कि जागने पर उसे कोई साथी न मिले। जी हाँ, कमांडर वोरिक। वे सब सुरक्षित हैं। अपने दोस्त के चेहरे पर दिख रहे भाव को देखकर मेरिक ने पुष्टि की। पुष्टि होते ही वोरिक को राहत मिली। तुम्हें कब से पता था? वोरिक ने पूछा। मुझे नहीं पता, शायद केमिकल बर्नआउट के 2 दिन बाद। जब भी मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की, तो तोश के आदमियों ने तुम्हें घेर लिया या तुम्हारा पीछा किया। मैं कुछ भी नहीं कह सकती थी, वरना उन्हें पता चल जाता कि बर्नआउट का कोई असर नहीं हुआ। वोरिक ने सहमति में सिर हिलाया। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर किसी ने कुछ कहा। तोश के आने से पहले आपने मुझे बहुत कुछ नहीं बताया, है ना? उसने पूछा। वह स्थिति को समझ गया था। वह जानता था कि उन्होंने उससे बहुत कुछ छिपाया था। जानबूझकर नहीं, बल्कि उसे और सुरंग शहर के लोगों को बचाने के लिए। यह योजना का हिस्सा था, महोदय। हमें पता था कि वे आप पर सीरम का इस्तेमाल करेंगे। आपको जितना कम पता हो, उतना ही अच्छा है, मेरिक ने समझाया। मैं शहर और गुंबद के बीच संपर्क सूत्र हूं। बंकर की सुरक्षा की जा रही है। इसके बारे में किसी को पता नहीं है। अगर आपको कहीं सुरक्षित जगह जाना हो, तो कीन के घर जाइए। वह और वनिसा जैक और कैरी के बंकर को छिपाने के लिए एक जोड़े के रूप में रह रहे हैं। वोरिक ने मेरिक की हर बात ध्यान से सुनी। उसने कुछ न बोलने का फैसला किया, बस सुनता रहा। उसका दिमाग इस बात से चकरा रहा था कि उसकी साथी सुरक्षित है और वह जुड़वां बच्चों को जन्म देने वाली है। उसके जुड़वां बच्चे। मेरिक ने आगे कहा, कुछ अन्य भरोसेमंद लोग भी हैं जो बंकर की सुरक्षा और सुरंग पर नजर रखने के लिए उसके चारों ओर तैनात रहते हैं। वोरिक ने गहरी सांस ली और मेरिक को रोकने के लिए हाथ उठाया। मुझे और कुछ मत बताओ। वे मुझ पर दोबारा सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपनी बात नहीं रोक सकता। अगर उन्होंने दोबारा सीरम का इस्तेमाल किया, तो उन्हें सब पता चल जाएगा, वोरिक ने धीरे से कहा। हालांकि वह यह सब जानना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि बहुत ज्यादा जानना बाकी सभी के लिए खतरनाक होगा। अगर तोश ने उस पर दोबारा ट्रुथ सीरम का इस्तेमाल करने का फैसला किया, तो यह उन सभी को खतरे में डाल देगा। मेरिक ने जो थोड़ा बहुत बताया था, उससे ही बहुत देर हो चुकी थी। वह स्थिति को और खराब नहीं करना चाहता था। मेरिक और फ्लीट कमांडर वोरिक गुंबद की सीमा के साथ साथ आगे बढ़ते रहे। हर पड़ाव पर वे गुंबद की बारीकी से जांच करते हुए हर इंच पर किसी संभावित दरार की तलाश करते रहे। उन्हें सीमा के किसी भी हिस्से में कोई दरार नहीं मिली। मेरिक सोच रहा था कि वह ज़ॉम्बी लड़की गुंबद के अंदर कैसे पहुंची। अगर वह अंदर आ गई थी, तो जरूर कोई न कोई रास्ता होगा।
गुंबद बनाने से पहले उन्होंने पूरे इलाके की तलाशी ली थी और शहर के अंदर किसी भी तरह के खतरे की पुष्टि कर ली थी। उसे चिंता थी कि अगर वह गुंबद में घुस सकती है तो दूसरे भी घुस सकते हैं। उन्होंने सुरंग पर लंबे समय तक नजर रखी थी। रासायनिक रूप से जलाकर सुरंगों को नष्ट करने के बाद कोई भी उसमें न तो प्रवेश कर सका और न ही बाहर आ सका। मेरिक को अपनी साथी से बात करनी थी और उससे सच उगलवाने की कोशिश करनी थी। वह उसका नाम भी जानना चाहता था। उसे खुद उसका नाम भी नहीं पता था। उसने बोलने से इनकार कर दिया था। जब मेरिक और कमांडर वोरिक ने अपनी खोज पूरी कर ली तो वे शटल में वापस चले गए। युवा सह पायलट रेन वहीं था। उसने उन्हें लौटते हुए नहीं देखा। जब वे ऊपर जा रहे थे तब वह परिषद के नेता तोश से बात कर रहा था। मेरिक और कमांडर वोरिक रेन की नजरों से कुछ फीट दूर खड़े होकर उनकी बातचीत सुन रहे थे। उन्हें यह स्पष्ट था कि रेन को वापस जहाज पर भेजे जाने से वह नाराज था। तुम्हें वापस जहाज पर क्यों भेजा जा रहा है? परिषद के नेता तोश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उनका गुस्सा संचार माध्यम से साफ महसूस किया जा सकता था। मैं उनका पीछा करते हुए पकड़ा गया, महोदय, रेन ने शिकायत की। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या आपको कुछ पता चला? उनके करीबी दोस्तों के बारे में? कुछ अच्छे दोस्तों के बारे में? कुछ भी? तोश ने सहपायलट से पूछा। जी नहीं, महोदय। उन्होंने तो बस अपना काम किया। वे दोनों एक दूसरे से और अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति से दूरी बनाए रखते थे। उन्होंने आगे कहा। मुझे नहीं लगता कि फ्लीट कमांडर के साथ कोई मिलीभगत कर रहा है, महोदय, रेन ने आगे कहा। पायलट मेरिक उनके साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह हमारे सभी वरिष्ठों के साथ करता है, महोदय। परिषद के नेता के दोबारा बोलने से पहले काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। उन्होंने सह पायलट से पूछा, आपको कोई सबूत नहीं मिला? ऐसा लग रहा था मानो वे पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हों। रेन ने आह भरी। अगर मुझे पता होता कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं तो शायद मुझे कुछ मिल जाता, महोदय। मुझे यह जानना है कि क्या वह किसी के साथ काम कर रहा है। बस इतना ही। तोश गुस्से से भड़क उठा। बोलते समय उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। सर, फ्लीट कमांडर वोरिक किसी के साथ मिलकर काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं, रेन ने कहना शुरू किया। और पायलट मेरिक सबसे दूर रहते हैं। वे बस आदेशों का पालन करते हैं। बहुत खूब, तोश झल्लाकर बोली। मुझे वोरिक पर भरोसा नहीं है। वह इस ग्रह के मनुष्यों और हमारे उन लोगों की रक्षा करना चाहता है जो उनसे शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह घिनौना है। कोपायलट रेन का संचार लिंक बंद हो गया और वह शटल को प्रस्थान के लिए तैयार करने के काम में वापस लग गया। मेरिक और कमांडर वोरिक शटल में प्रवेश करने से पहले कुछ देर इंतजार करते रहे। वे नहीं चाहते थे कि रेन को पता चले कि वे काउंसिल लीडर तोश के साथ उसकी बातचीत सुन रहे थे। कोपायलट रेन के सामने वोरिक ने अपने कम्युनिकेशन सिस्टम पर काउंसिल लीडर तोश को फोन किया। सर, हमें ज़ॉम्बी का कोई सबूत नहीं मिला। हमने सभी सीमा रक्षकों से बात की और खुद भी घुसपैठ की जगह की तलाशी ली। हमें कुछ नहीं मिला। आपके क्या आदेश हैं, सर? वोरिक ने काउंसिल लीडर तोश से औपचारिक रूप से पूछा। कल फिर कोशिश करना और जाते समय सह पायलट रेन को भी साथ ले जाना, तोश गुस्से से चिल्लाया। वह अब भी गुस्से में था, जिसकी वोरिक को आदत हो चुकी थी। वह आदमी बस चिल्लाता ही रहता था। शीशे में दिख रहे प्रतिबिंब से मेरिक और वोरिक दोनों ने रेन के चेहरे पर फैली आत्मसंतुष्ट मुस्कान को देखा। जी सर, वोरिक ने कहा। तोश के सह पायलट को ले जाने के आदेश पर वह जरा भी विचलित नहीं हुआ। काउंसिल लीडर तोश से संपर्क तोड़ने के बाद फ्लीट कमांडर वोरिक ने पायलट मेरिक की ओर रुख किया। मुझे सुबह सबसे पहले शटल तैयार चाहिए। ऐसा लग रहा है कि हमें फिर से खोज करनी होगी। इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है क्योंकि हमें आपके सह पायलट पर नजर रखनी होगी। जी हाँ, मेरिक ने कहा और देखा कि वोरिक मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। फिर मेरिक शटल को चालू करने के लिए मुड़ा और वोरिक की अपने सह पायलट का ध्यान रखो वाली टिप्पणी पर मुस्कुराने से खुद को रोकने की कोशिश की। युवा सह पायलट रेन को देखभाल की जरूरत वाली टिप्पणी पसंद नहीं आई। शीशे पर पड़ रहे प्रतिबिंब में उन्होंने रेन के गुस्से वाले चेहरे को देखा, जिसे देखकर मेरिक और वोरिक दोनों मुस्कुरा उठे।